आदाब, नमस्कार, सलाम। मैं उज़्मा जाफ़री जश्न अदब के इस मंच से आप सबका पुरखुलूस खैर मक़दम करती हूँ एक बार फिर से जश्न अदब की इस खूबसूरत शाम में। वो एक एरा था जिसको हम टेलीविज़न का गोल्डन एरा कहा करते थे। वो वक्त, वो दौर जब दूरदर्शन को इंडियन एंटरटेनमेंट का पावर हाउस कहा जाता था। वो एरा जब हम हर बुधवार वो 7-8 गाने देखने का इंतज़ार बेसब्री से किया करते थे, या फिर हर इतवार की शाम को मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो जाया करते थे वो एक फ़िल्म देखने के लिए। लोगों की भीड़ लग जाती थी, या सारे काम हम जल्दी जल्दी निपटा लिया करते थे क्योंकि महाभारत और रामायण का टेलीकास्ट होने वाला होता था। वो दौर, वो एरा आज तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में एक ख्वाब सा लगने लगा है जो शायद कभी हमने जिया ही नहीं। इस पे मैंने 4 पंक्तियाँ लिखी हैं। यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हैं, मैंने अदना सी कोशिश की है। आज ना वो उस इतवार की उस फिल्म का इंतज़ार है और ना ही बुधवार का वो चित्रहार है। आज हर किसी के हाथ में एक मोबाइल और उस मोबाइल के साथ ही इख्तियार है। जो भी चाहे जब भी चाहे देखो, अब तो हर वक्त हर रोज़ बुधवार है, इतवार है। आज हम इसी बायगॉन एरा की बात करेंगे। हम उस दूरदर्शन की दुनिया से एंटरटेनमेंट की ऐसी दहलीज पे आ खड़े हुए हैं जहां सब कुछ बिल्कुल बदल गया है। दूरदर्शन से ओटीटी तक बदलती दुनिया, बदलता समाज, इसी पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ एक बेहतरीन पैनल मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब पद्मश्री अशोक चक्रधर साहब, जाने माने लेखक, साथ ही निर्देशक और अभिनेता भी हैं। सर, खैर मक़दम है आपका हमारे सेशन में। सौरभ शुक्ला जी हैं, एक्टर हैं, स्क्रीन राइटर हैं, फिल्म डायरेक्टर। आपने अपनी अदाकारी से लगे रहो, मुन्ना भाई, जॉली एलएलबी, पीके और बहुत सी कई मूवीज़ और ओटीटी सीरीज़ से भी अपने बेहतरीन अभिनय से हम सबको लुभाया है। राजेश तेलंग जी हैं, एक और जाने माने एक्टर हैं। हिंदुस्तान के साथ साथ आपने इंटरनेशनली भी सिद्धार्थ पे अपने रोल को लेकर काफ़ी नाम कमाया है और हाल ही में हमने इनको पॉपुलर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे देखा है, दिल्ली क्राइम, मिर्ज़ापुर जैसी सीरीज़ में। दहन में साथ में आपने टेलीविज़न की कुछ सीरीज़ जैसे कि इंडियाज़ मोस्ट वांटेड को डायरेक्ट भी किया है। हमारी अगली पैनलिस्ट निरुपमा कोटरू मैम, जॉइंट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इससे पहले वो जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर रह चुकी हैं। इससे पहले डायरेक्टर फिल्म्स, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग भी रह चुकी हैं। आपने 30 से ज़्यादा आर्टिकल्स फिल्म और म्यूज़िक पर लिखे हैं। आप सबका बहुत बहुत खैर मक़दम, पुरखुलूस खैर मक़दम एक बार फिर से जश्न अदब के इस मंच पे। और ये मेरा बहुत ही बड़ा गौरव की बात है कि रंजीत ने इस बेहतरीन और इन शख्सियात के साथ मुझे मंच शेयर करने का मौका दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया रंजीत। बिना वक्त बर्बाद किए अब हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। अशोक जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि हम सब में सबसे सीनियर आप हैं और दूरदर्शन के उस दौर को सबसे करीब से और सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी कि अनुभव आपने किया है। हिंदुस्तानी एंटरटेनमेंट साल दर साल, दशक दर दशक इवॉल्व हुआ है, चाहे हम टेक्नोलॉजी की बात करें या फिर कंटेंट वाइज या फिर हर तरह से देखा जाए। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों है कि दूरदर्शन के ज़माने का वो दौर आज भी याद आता है? प्यारे सौरभ और राजेश और आप उस्मा और हमारे सामाईन सबको जश्न अदब की ओर से, उसके संस्थापक सदस्यों में से एक होने के नाते मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि इन विषयों पर रुचिपूर्वक आप सुन रहे हैं और ध्यान दे रहे हैं। इनको समझना और भविष्य को देखना, अतीत को देखना, क्योंकि अतीत पर अगर तुम गोलियां बरसाओगे तो भविष्य तोप के गोले मारेगा तुम्हारे ऊपर। इसलिए आने वाले भविष्य को भी देख लो कि क्या आगे और होने वाला है। सिनेमा ने कभी नहीं सोचा था दूरदर्शन ने कि ओटीटी आ जाएगी,
और जो ब्लैक एंड वाइट वाला युग था, उस युग से पहले तो रंग नहीं थे, ध्वनियाँ थीं, ध्वनियों में नाटक था, ध्वनियों में दृश्य थे। लहरें लहर लहर लहराए मनवाए लहरों का मेला, विविध भारती थी, बिनाका था, बिनाका का सीलोन था, उसको सुनते थे। और अब हमारे पास इलॉन है, इलॉन मस्क। तो सीलोन से इलॉन तक की यात्रा दूरदर्शन से और ओटीटी तक की यात्रा है। मैं आकाशवाणी से मेरा प्रारंभ हुआ 67 में। मैं आकाशवाणी का ऑडिशन आर्टिस्ट था। आवाज़ को कैसे बनाया जाता है, एक माइक रहता है, आपको कितने उतार चढ़ाव उसमें पैदा करने होते हैं। इसके लिए मैं ठकार साहब को प्रणाम करता हूं, जो उस समय के प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव थे। खूब सारे बनाए फीचर, ये वो सब। तब दूरदर्शन नाम के टेलीविज़न इंडिया को आकाशवाणी ने पनाह दी थी कि चलो तुम प्रयोग कर लो, और किसी सैटेलाइट के माध्यम से वो कहीं यहाँ वहाँ थोड़ी जगह दिखाया जाता था, दिन में 3 घंटे केवल। तब वो ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न था। और मेरा सौभाग्य है कि सन 72 में मैं आया था, मेरे पास युववाणी का अनुभव था, और मैं उभरते कलाकारों में दिल्ली में पहचान लिया गया था। तो जो चर्चाएँ हों, क्योंकि चर्चाएँ ज़्यादा होती थी, क्योंकि खर्चाएँ नहीं होती थी उसमें, बैठा लो और उनसे किसी भी विषय पे बढ़ा दो। बढ़ गए। हम भी भिड़ंतवादी नौजवान थे, मानते नहीं थे इसका क्यों नहीं जनतांत्रिकरण हो रहा, क्यों ये जो हो रहा है, तो क्यों क्या कैसे बहुत ज़्यादा थे। ऐसे में फिर गीतों का माधुर्य आया, सिनेमा के गीत आए, चित्रहार आया, और धीरे धीरे एक वो युग आया जब हम लोग देखने लगे, और बीबी नातियों वाली देखने लगे, और बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम जो कथा प्रधान थे वो दूरदर्शन में चले। बुनियाद से मनोज श्याम जोशी जी ने बदल दिया, युग बदल दिया। उसके कलाकार आज भी हमें ओटीटी में और यहाँ वहाँ दिखाई दे जाते हैं, बड़की है, चुटकी है, नन्हे हैं, वगैरह वगैरह। तो उस समय ट्रेंड सेटिंग का काम हो चुका था कि आप कितने तरह के कार्यक्रम बना के कितने तरह के श्रोताओं को रिझा सकते हैं। लेकिन अगर हम दूरदर्शन बनाएंगे तो वो भी सबको ही देखना पड़ेगा, क्योंकि हमने टेलीविज़न खरीदा है, उसके पैसे दिए हैं, और टेलीविज़न नहीं देखा तो उसके पैसे वसूल कैसे होंगे। तो कृषि, जिसमें हमारी कोई दिलचस्पी नहीं थी, वो कृषि दर्शन देखते थे। अगर वो अनुभव आप में से किसी ने लिया हो तो आप स्वयं पर गर्व करिए कि आप दूरदर्शन का कितना सहारा थे कि आप कृषि दर्शन भी देखते थे। अब इंडियन टीवी, इंडियन टेलीविज़न दूरदर्शन हो चुका था। आकाशवाणी की तर्ज पर उन्हें एक नाम की आवश्यकता थी, और बहुत देर में ये नाम रखा, शायद 70 के बाद कभी रखा था। तो साहब, दूरदर्शन से और ओटीटी तक की यात्रा, अच्छा शब्द अचानक मेरे जहन में आ गया, सीलोन से ईलोन तक की यात्रा को ये दो महानुभाव जो कि वाकई उसमें रंग से डूबे हुए हैं, और राजेश के साथ में मुझे काम करने का अवसर 88 से मिला है। चंद्र प्रकाश जी जिस दौर की बात कर रहे थे, और वो अब कहाँ के कहाँ हैं। हम तो वहाँ थे वहाँ ही हैं, और जहाँ के तहाँ हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे सबका बहुत प्यार मिला है। मैं इन दोनों माध्यमों का हृदय से आभारी हूँ कि मुझको लिखने का भी यदा कदा मौका दिया। लेकिन चूंकि मेरे पैर केवल 2 थे और नौकाएं बहुत सारी थीं, तो डगमगाना ज़रूरी था, और स्थिरता लाने में परेशानी मुझे होती रही। लेकिन अब मैं उस मस्ती के युग में आ गया हूँ कि हर बस्ती में फिट हो जाता हूँ मस्ती के साथ, और सौरभ मिलते हैं तो ये खुश हो जाते हैं। तो कहीं कोई खुशी की तंत्रिका है जो हमें आपस में जोड़ती है, और वो यात्रा है जो ये एनएसडी से करके आए, नाटक से करके आए। इन्होंने एनएसडी के रास्ते मुंबई चले गए, और हम इस खबरों की दुनिया में जमे रहे, जाम हुए, जामिया में पड़े रहे। तो अब इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, आगे करेंगे जी। मज़ेदार बातें होंगी और शानदार दिलचस्प चीज़ें आपके सामने आएंगी। अगला सवाल राजेश जी आपसे है मेरा। आपका जो पहला एक्टिंग डेब्यू रहा वो 13 साल में रहा, और वो भी दूरदर्शन पे टीवी सीरियल ढाई अक्षर के लिए आपने अभिनय किया। एक्टिंग की अगर हम बात करें तो उस दूरदर्शन के दौर से लेकर आज ओटीटी के दौर तक क्या बदलाव आए हैं? नहीं, दरअसल तब मैं 13 साल का नहीं था, बड़ा था, करीब 18 साल का था। सर इंटरनेट यही कहता है। नहीं, इंटरनेट मैंने 13 साल की उम्र में नाटक करना शुरू किया था शायद, और पहला काम मुझे तो आज के जो परिचर्चा का विषय है वो मुझे इतना, मतलब मेरे लिए बहुत माकूल
और क्या कहें उसके लिए, एक सुखद संयोग है कि दूरदर्शन से ओटीटी तक, दूरदर्शन का या मैंने कैमरा का कोई भी पहला काम किया वो अशोक भैया जी के साथ किया, वो दूरदर्शन वो आज मौजूद हैं। और जो आखिरी काम किया है मैंने अभी ओटीटी का दहन, वो सौरभ भाई के साथ किया, वो आज सौरभ भाई भी मौजूद हैं। तो मेरी यात्रा यहाँ से यहाँ तक ही है, इतनी सी है। वाह इस वाह, बहुत कुर्सी से खूब। इस कुर्सी तक। बहुत हालांकि चुन के ये दूरदर्शन में पैनल मुझे बहुत ही चुन के ये पैनल रखा है जी रंजीत ने मतलब शायद। बिल्कुल दूरदर्शन में मुझे काफ़ी मतलब शुरुआत की एक तो भैया जी के साथ, फिर मैंने दूरदर्शन का पहला डेली सोप किया जो शांति सीरियल था। उसके अलावा मेरे ब्रदर के साथ कुछ एनिमेशन फिल्म्स बनाई, कार्टून डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, और बड़े भाई बनाते थे। तो दूरदर्शन में काफ़ी मेरा मतलब एक जुड़ाव रहा बचपन से। सौरभ जी, आपने बहुत ज़्यादा काम बड़े पर्दे पे किया है, ओटीटी पर भी आपकी सीरीज़ आ रही हैं, आप थिएटर से जुड़े हुए हैं, हर तरह की एक्टिंग करी है। आपसे जानना चाहेंगे कि ओटीटी आज लोगों की पहली पसंद क्यों बना हुआ है? अच्छी तो हमेशा लेटेस्ट गर्लफ्रेंड ही लगती है भाई। ओटीटी क्यों बना पड़ा, देखिए क्या है ये चर्चा का जो विषय है दूरदर्शन से ओटीटी, ऐसे ही एक समय में नाटक से सिनेमा, ऐसे ही किसी मंच पे किसी और सन में ऐसी ही बातें हुई हैं। पहली बात जो मैं टोटलिटी में इस बारे में सोचता हूँ, सफ़र जो है वो समय का होता है, वो पूरी दुनिया में जो भी समय का सफ़र है, आपके कपड़े बदलते रहते हैं, आपके विचारधारा में थोड़ी चीज़ें बदलती हैं, मुख्य तौर पे क्योंकि आप ह्यूमन हैं तो कुछ मूल चीज़ें सेम रहती हैं, लेकिन उसको कहने के तरीके, उसको एक्सप्रेस करने के तरीके, कल्चरली मान्यताएं, ये सब चीज़ें बदलती रहती हैं। ये समय का एक सफ़र है और इस सफ़र से हर चीज़ होके निकलती है। तो अगर ये कहा जाए कि रेलवे का जो सफ़र रहा है और आज जहाँ तक वो पहुँचा है, उस डिपार्टमेंट की भी बात की जाएगी, अगर ये सेशन होता तो उसमें भी बाकायदा बहुत बड़ा सफ़र रहा है, लेखन में भी सफ़र रहा है, रेडियो टेक्नोलॉजी या रेडियो के सोचने के तरीके, रेडियो पहले आकाशवाणी था, अब एफएम हो चुका है, उसके अलग अलग उसके विचारधारा अलग है, उसको किसको केटर किया जा रहा है, बिकॉज यू आर केटरिंग टू पीपल हु आर इन द ट्रैफिक। सो द प्राइम टाइम इज़ बिटवीन 9 o'clock एंड 11 o'clock। जब आप गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं तो एफएम चलता रहता है। तो हर चीज़ का एक सफ़र है, वैसे ही दूरदर्शन से इसका सफ़र है। लेकिन एक्चुअली मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये दूरदर्शन और ओटीटी दो अलग विधाएं हैं एक ही आर्ट की। जैसे कि नाटक और सिनेमा दो अलग मीडियम हैं मगर आर्ट एक ही है, उसी तरीके से दूरदर्शन में अब दूरदर्शन अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है। जैसे इन्होंने कहा कृषि दर्शन आता है, समाचार भी आते हैं, उसी तरीके से ओटीटी में समाचार नहीं है, है ना, न्यूज़ चैनल्स अलग हो गए हैं, अब वो अलग हो गए, पहले दूरदर्शन ही एक था। मैं एक छोटा सा किस्सा आपको बताता हूँ, मुझे सन याद नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से 1997 की बात होगी ये बात। मैंने 2 फिल्में की थी उस वक्त, 1997 के आसपास शुरू की थी एज एन एक्टर और एक एज अ राइटर एक्टर। एक थी सत्या और उससे पहले थी करीब मैंने की थी, जो विधु विनोद चोपड़ा ने फिल्म बनाई थी। तो उसमें गोपी देसाई थी। गोपी देसाई बहुत अच्छी कलाकार हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं और मुंबई में रहती हैं। आपने उनको
कहीं कई सीरियल्स में देखा भी होगा, दूरदर्शन में भी देखा होगा और भी जगह देखा होगा। तो गोपी देसाई मेरी वाइफ का रोल कर रही थी उसमें, और बाकी जो भी कहानी थी फिल्म की। तो हम लोग एक जगह गए, सॉरी मैं नाम भूल गया उस जगह का, हिमाचल में एक जगह है, बहुत छोटा सा शहर है, धर्मशाला के पास है। नहीं नहीं नहीं, पीड़ नहीं, नहीं मंडी नहीं, मंडी बहुत बड़ा है, बहुत ही छोटा था। मैं बता देता हूँ वहाँ क्या था। वहाँ पर एक मंदिर था, एक छोटा सा सरोवर था, ऊपर जाके एक बहुत बहुत मशहूर एक झील है और एक मंदिर है, मुझे नाम याद आएगा मैं बता दूंगा। खैर एनीवे, तो वो छोटा सा शहर था, एक मंदिर था, एक छोटा सा तालाब था वहाँ पर, और एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री थी वहाँ पर। वहाँ पहली बार मेरे ख्याल से शूटिंग हो रही थी। तो सब उसमें बॉबी देओल थे, मैं था और बहुत सारे लोग थे। विदु विनोद चोपड़ा अपने आप में बहुत बड़ा नाम थे, है ना, सब लोग थे। तो रोज शूटिंग पे के बाद हम लोग थक जाते थे, यही वक्त होता था, शाम को हम लोग शूटिंग करके आते थे, तब तक थक जाते थे। तो मॉनेस्ट्री से जो बुद्धिस्ट मंक्स थे, कुछ 5-7 मंक्स जो थे, वो अपनी टिपिकल जो उनका थर्मस होता है उसमें टिबेटन जो टी होती है, चाय, तिब्बती चाय लेके आते थे और सबको चाय पिलाते थे, बड़े प्यार से पिलाते थे। तो 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, और बेचारे बैठ जाते थे, कुछ बोलते नहीं थे। तो 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, तो विनोद ने बोला एक दिन अपने असिस्टेंट को कि यार ये बेचारे रोज़ आते हैं, पूछ लो यार इनसे अगर इनकी कोई इच्छा हो, क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप एक्टर्स को देखते हैं तो आप उनसे मिलना चाहते हैं, तो कहना है कि मिलवा देंगे यार, तो ऐसा उनको बोलो। तो पूछा, उनसे पूछा कि आप किसी एक्टर से मिलना चाहते हैं, किसी के साथ कुछ फ़ोटो खींच लेंगे हम आपकी। तो बोले जी हमें गोपी जी से मिलना है, गोपी जी से। तो उन्होंने कहा ऐसा है, देखिए क्या है, गोपी जी महिला हैं, वो थक जाती हैं, फिर वो वापस आती हैं, फिर वो कमरे में चली जाती हैं अपने, फिर वो महिलाओं को अपनी एक वो तो नहीं हो पाएगा। तो कोई बात नहीं, बैठे रहे, चले गए। अगले दिन फिर आ गए। तो विनोद ने कहा यार कि पूछ लो यार, बॉबी की फ़ोटो खींचनी है तो पूछ लो यार कि अब क्या है, मतलब एक्ट्रेसेस को क्या बुलाएंगे, वो तो बेचारी वैसी थक वक के चली जाती थी। तो जाके पूछा तो बोले नहीं नहीं, हमें खाली गोपी जी से मिलना है, गोपी जी से मिलना है। अब विनोद बड़ा परेशान, कह रहा है यार ये गोपी को क्या हो गया है यार, ये गोपी, बाकी उसको ना बॉबी देओल के साथ फ़ोटो खिंचानी है, ना फिल्म की हीरोइन के साथ फ़ोटो खिंचानी है, ना किसी के साथ फ़ोटो खिंचानी है, ये गोपी के पीछे क्यों पड़ गए हैं यार। तो बोले, उन्होंने बोला देखिए गोपी जी जो हैं वो नहीं मिल सकती, क्योंकि शूटिंग के बाद वो अपने कमरे में जाती हैं और महिलाओं को अपनी ज़रूरतें होती हैं। आप समझिए, वो सारा दिन यहाँ पर टॉयलेट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो वो महिला है, महिला। तो वो जो बैठे हुए थे वो बोले नहीं नहीं, गोपी जी महिला नहीं, गोपी जी। एंड द फिंगर वॉज टुवर्ड्स मी, बिकॉज मैं एक सीरियल करता था जिसका नाम था तहकीकात, और मैं उसमें गोपी चंद जासूस का रोल करता था। तो वो 4 दिन से मेरे साथ फोटो खिंचाना चाहते थे। आश्चर्य की बात ये थी, वो बॉबी को नहीं जानते थे, वो बॉबी देओल को नहीं जानते थे, वो किसी को नहीं जानते थे। उसका रीजन ये था, वहां कोई सिनेमा हॉल नहीं था, सिर्फ दूरदर्शन। और दूरदर्शन जो रेटिंग आती थी ना, पहले दूरदर्शन की रेटिंग जो होती थी, वो रेटिंग अगर जी टीवी की रेटिंग 5 चलती थी, कि 5 जो भी एक टेक्निकल टर्म था कि हमारा 5 है, 5.7 है, दूरदर्शन, मेरा तहकीकात सीरीज था उस पर, इसलिए मुझे मालूम है 86 था उसका। वो 86 माफ कीजिए इसलिए नहीं था क्योंकि पहुंच नहीं थी, दूरदर्शन की पहुंच, दूरदर्शन वॉज द ओनली केबल टीवी आया था, तो उसके लिए केबल चाहिए थी। देयर वॉज नो ब्रॉडकास्ट। वो ब्रॉडकास्ट जो है, वो ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है कि टावर लगा हुआ है और आप वायरलेस देख रहे हैं,
तो आप अपने घर में एंटीना लगाते थे और नीचे टीवी देखते थे। जी टीवी देखने के लिए केबल वाले के पास जाना पड़ता था, वो पेचकस और हथौड़ी और वो ड्रिल सब लेके आता था, वो वायर लगाता था, उसकी रीच नहीं थी। तो इसलिए दूरदर्शन इतना बड़ा था, और ये बड़े दुख की बात है, और इसके लिए माफ कीजिएगा, मुझे नहीं मालूम, वो इंटरनल पॉलिटिक्स है। दूरदर्शन को स्वयं ही बर्बाद किया गया। दूरदर्शन आज किसी बच्चे से पूछिए तो उसको पहली बात तो वो उससे पूछिएगा दूरदर्शन, अगर उसको हिंदी आती होगी तो वो कहेगा फार साइट। वो उसको दूरदर्शन एक चैनल होता है वो नहीं जानता है, क्योंकि उसके ऊपर कुछ काम नहीं किया गया। और ये मेरे सामने हुआ था। मैं मुंबई गया था जब शिफ्ट हुआ था दिल्ली से, उस वक्त एक कोई बहुत बड़ा केस हुआ था, बहुत सारे सीरियल पास हुए थे, A+, A++, B+, ऐसे करके सीरियल पास हुए थे। उसके अंदर मेरे 4 सीरियल पास हुए थे। मुझे लगा था मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा आदमी हूँ। मेरे 90 में हुआ था, और मैं उस वक्त 7वें आसमान पे था, क्योंकि मेरे 4 सीरियल पास हुए थे जो मैंने लिखे थे, और मैं प्रोड्यूसर था उसका। प्रोड्यूसर पैसे नहीं थे मेरे पास, लेकिन नाम मेरा प्रोड्यूसर में गया हुआ था। तो मुझे लगा था मुझसे ज़्यादा अमीर आदमी तो होगा नहीं कोई, मेरी तो लाइफ बन गई। एक केस हुआ था उसके ऊपर, जो भी केस, घपले का केस हुआ या जो भी केस हुआ, सारा बंद हो गया। उसके बाद मैंने दूरदर्शन का नाम कभी नहीं सुना। अब आते हैं OTT पे। OTT जो है, एक्चुअली OTT का जो एक्चुअल मीनिंग है, विच इट इज एक्चुअली अ स्लैंग, इट्स ओवर द टॉप, ठीक है। लेकिन OTT की शुरुआत जो है, ऑन डिमांड जो शुरुआत है, ये विदेश में हुई, और उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, उनके यहां हर तरह का कंटेंट हर मीडियम में बनाया गया है। सिनेमा में भी बनाया गया है, थिएटर में भी किया गया है, टेलीविजन उनका जो है, आप HBO के सीरीज देखिए, हर तरह का कंटेंट, स्केल, सब कुछ वो लोग कर चुके थे। तो आई थिंक, आई माइट बी रॉन्ग, बट नेटफ्लिक्स जो था, इट मेड अ पॉलिसी, व्हाट इज इट दैट विल अट्रैक्ट द ऑडियंस, व्हाट इज इट, क्योंकि ऑन डिमांड जो है वो DVD के जरिए आ चुका था कि आप DVD खरीद लीजिए, ऑन डिमांड ही है, जब आपका मन हो देख लीजिए। ऑन डिमांड अगर आपको OTT की ऑडियंस क्रिएट करनी है तो उसको हम कैसे बनाएं? उन्होंने क्या किया, सब्जेक्ट्स विच आर नॉट पॉसिबल इन टेलीविजन, बिकॉज टेलीविजन का एक फैमिली का एक ऑडियंस, एक रेटिंग सिस्टम, सिनेमा का भी एक हद तक जा सकता है। So they started talking about, so they started promoting subjects which we usually don't talk about. एक औरत मां नहीं बनना चाहती है, या मां बनने के बाद she hates the experience of having a child, is not something which will be turned into a cinema or television will talk about it. But OTT talked about it. And another good thing they did, that they did not shoot it like television dailies, which is a coverage. They said that the language of the medium will be the cinematic language. जो सिनेमा, इसलिए आप लोग जो आज OTT पे देखते हैं, आपको एक्चुअली 9 घंटे की फिल्म दिखाई पड़ती है या 8 घंटे की फिल्म दिखाई पड़ती है। आप कहते हैं ये फिल्म है। टेलीविजन प्रोडक्शन में और OTT प्रोडक्शन का फर्क जो आप महसूस करते हैं, स्केल वाइज, जो पूरी लैंग्वेज है, जो सिनेमा एक्चुअली फॉलो करता है, वही OTT फॉलो करता है। सो इट्स अनदर मीडियम। बट आई विल एंड दिस राउंड, मैंने काफ़ी ज़्यादा बोल लिया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि किसी के आने से, नए बच्चे के हो जाने से पुराना बूढ़ा मर नहीं जाता है।
सर मर तो नहीं जाता, लेकिन प्यार हमेशा छोटे वाले से रहता है। ये आपकी प्रॉब्लम है। नहीं सर, ये यूं और मैं है। एक चीज आपको और बता दूं कि आपका प्यार एक्चुअली पुराने वालों से लगता है। मैं जितने लोगों से सुनता हूं, मैं सॉरी यहाँ पर ये बात मैं जल्दी से बोल देता हूं, मुझे आज तक नहीं समझ में आता बीते जमाने में ऐसा क्या है दोस्त कि पहले गाने हुआ करते थे, आज गाने नहीं होते। अबे मैं अगर ये मैं नहीं कहता हूं, क्योंकि मुझे आज तक इस बात का एहसास नहीं है कि मैं 60 साल का हो गया। मुझे आज भी लगता है मैं 22 साल का हूं, क्योंकि मेरे बाप जान की जो पीढ़ी थी वो यही कहती थी, और उनके बाप जान की पीढ़ी उनको भी यही कहती थी। तो बीता जमाना जो है उस पर एक पर्दा डाल के आप क्यों अपनी उम्र बढ़ाते हैं भाई? आज भी उतना ही अच्छा, आज भी बच्चे उतना ही प्यार करते हैं, उतना ही करते हैं। और मैं तो अपने आप को बच्चा ही मानता हूं, और मैं तो कहता हूं कि ठीक है, वो गाना भी अच्छा था, ये गाना भी अच्छा। गाना अच्छा दो यार, बात खत्म करो। उसमें पुराने गानों में बात थी, आज के में बात नहीं है। बात तो है दोस्त, बात हमेशा रहेगी, क्योंकि तब भी इंसान थे, आज भी इंसान, और हमेशा इंसान ही रहेंगे। इतना ही मैं कहूँगा। बहुत खूब। निरुपमा जी, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ओटीटी की, दूरदर्शन से ओटीटी तक। दूरदर्शन का जो चार्म ख़त्म हुआ वो एक अपने आप में अलग बात है, लेकिन ओटीटी का जो ये इस वक्त स्पर आया है, एक बूम आया है, उसके पीछे हम क्या वजूहात देखते हैं? अब डेफिनेटली रीजंस होते हैं सपोर्ट करने के लिए। क्या पैंडमिक भी एक बहुत बड़ा रीज़न है ओटीटी लोगों की आज पहली पसंद बनने का? उसमें पैंडमिक पे थोड़ा बाद में आते हैं, मगर जैसा सौरभ जी ने भी जिक्र किया, ओटीटी और फिल्म में बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है। तो शुरुआत दूरदर्शन से करते हैं, क्योंकि मैं जिस जनरेशन में हूँ, हम 80s में हमने बहुत अच्छे सीरियल्स देखे, तब कंटेंट बहुत अच्छा होता था। हमने वो ज़माना भी देखा जब वो टीवी पर्दे में होता था, शायद टेक्सला या कोई, उसको खोलते थे, फिर ऑन करते थे तो धीरे धीरे वो हिल हिल के दूरदर्शन का लोगो आता था। फिर हम बोलते थे अच्छा आ गया क्या, ऊपर जाके एंटेना हिलाना पड़ता था, आ गया पिक्चर आ गई। तो ये सब हमने देखा है। मगर उस वक्त भी दूरदर्शन में अगर आप देखेंगे तो फिल्म कंटेंट पे बहुत बहुत पॉपुलर था। जैसा इन्होंने बताया अशोक जी ने, चित्रहार या संडे फिल्म, हम वेट करते थे कि 5 बजे की संडे शाम की फिल्म, चाहे अगले दिन हमारा मंडे टेस्ट ही क्यों ना हो। और दिन में फिर उन्होंने बड़ी अच्छी शुरुआत की थी, 1 बजे होती थी उसको तब रीजनल फिल्म कहते थे, कहना नहीं चाहिए, वो भी इंडियन फिल्म है, क्योंकि मैं INB में रह चुकी हूँ। हम बहुत ज़ोर इस बात पे देते कि तो सारी इंडियन लैंग्वेजेस इक्वल माननी चाहिए। ये गलत है कि हिंदी फिल्म 5 बजे और रीजनल फिल्म 1 बजे। तो बड़ी अच्छी फिल्में दिखाते थे। फिर उन्होंने एक स्लॉट सैटरडे शाम का रखा था जिसमें फेस्टिवल फिल्म स्लॉट था, और बहुत अच्छा स्लॉट था। मैंने उसमें खुद बड़ी अच्छी फिल्में, खासकर जो मेरा पहला एक्सपोजर सत्यजीत रे की फिल्मों का था, वो उसी स्लॉट दूरदर्शन से ही हुआ। सारी अच्छी जो 70s की पैरेलल सिनेमा जो हम कहते हैं, उसका हम हॉल में तो जाते ही नहीं थे, और हॉल में लगती कहाँ थी वो फिल्म, शायद 1 हफ्ते में तो चली भी जाती थी। और हमारे माँ बाप थोड़ी हमें ले जाते तब कि चलो गोविंद निहलनी की फिल्म देखनी, और वैसे ही आक्रोश और अरशद जैसी फिल्म हमें बच्चों को ले थोड़ी जाते थे। हम तो देखते थे भाई अमिताभ बच्चन की फिल्म लगी है तो चलिए, एक जश्न होता था, पूरी फैमिली ड्रेसअप होके जाती थी। तो फिल्म हम हमेशा बड़े पर्दे पे ही देखते थे। कभी हमने सोचा भी नहीं था, मतलब मैं याद करती हूँ जब मैं बचपन में बोलती हूँ, तो एक मैजिक लगता है कि आज मोबाइल पे लोग फिल्म देख रहे हैं। हाँ, आप में से किसने सोचा होगा बचपन में? हम तो सोच भी नहीं सकते, हम ड्रीम भी नहीं कर सकते थे। ये लगता है एक साइंस फिक्शन हमारे साथ हुआ है सच में। और धीरे धीरे जो दौर बदला था, 82 में आपको याद होगा एशियन गेम्स के साथ कलर टीवी आ गया। फिर 91 में मुझे याद है CNN ने पहला टेलीवाइज्ड वॉर हमें दिखाया था, गल्फ वॉर। तो सडनली चैनल बूम हो गया, और उस वक्त जो ज़बरदस्त क्वालिटी का पतन हुआ है दूरदर्शन के बाद, सारे चैनल्स आ गए, धड़ाधड़ टीवी सीरियल्स बनना शुरू हुए, और क्वालिटी बहुत ख़राब हो गई। सडनली सास बहू ये वो आ गया, और वो दौर अनफॉर्चुनेटली आज तक चल रहा है। तो दूरदर्शन एक टाइम बहुत ही अच्छा होता था, सचमुच हम वेट करते थे सीरियल्स, जैसा आपने बताया बुनियाद, हम लोग, बहुत सारे सीरियल्स अच्छे अच्छे आए थे, आज भी हम याद करते हैं। और उस समय भी एक चीज़ मैं अब बताना चाहूँगी, टेली फिल्म्स होती थी। तो चंद्रप्रकाश द्विवेदी जी भी आए, इन्होंने तो तब चाणक्य में भी चाणक्य बनाई थी, इनको याद भी होगा।
तो वो एक मीडियम होता था ऐसा कि टेलीविज़न के लिए फ़िल्म बनाई जाती थी। ये मेरे से ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं सौरभ जी और राजेश जी, क्योंकि इनको कैमरा की ज़्यादा पहचान है कि एक वीडियो कैमरा अलग होता था, एक टेलीविज़न का कैमरा और टेक्निक अलग है, क्योंकि आप उसको उसी सेट के हिसाब से कैमरा पोजीशन रखेंगे। आपका एक छोटा सा लिमिटेड सेट है। अब इन्होंने थिएटर किया हुआ है, ये जानते हैं थिएटर में तो आपको स्टेज पूरा है, आपको पोजीशन देखनी है बस, मगर कैमरा की बंदिश नहीं है आपको, आपकी मूवमेंट यहाँ से यहाँ है। वही चीज़ जब फिल्म में बिल्कुल अलग हो जाती है, वहाँ पे भी आपको बताया जाता है देखिए कैमरा यहाँ है, आपको यहाँ देख के बात करनी है। तो ये अलग अलग मीडियम है, मगर फिल्म जो है कंटेंट पे अगर हम आए तो फिल्म हमेशा से बहुत ज़रूरी और बहुत प्रिय लगा है सबको, हमारी ऑडियंस को। इसलिए चाहे वो दूरदर्शन हो या फिर ये चैनल्स का जब बूम आया, सारे चैनल्स आ गए, बहुत सारे चैनल आ गए, और अब OTT, बीच में थोड़ा सिनेमा हॉल्स, उस पर हम बाद में आएंगे, पैंडमिक का इशू तो एक है, लेकिन OTT में मुझे याद आ रहा है 2015 में एक मेरे ख्याल से मामी फेस्टिवल था मुंबई में, तो मैं एक प्रोड्यूसर से लड़ गई थी, हमारे पैनल पे थे, उन्होंने 2015 की मैं आपको बात बता रही हूँ, तब तो ये शुरू हुआ था नेटफ्लिक्स वगैरह, और लोगों ने मोबाइल पे पहली बार देखना शुरू कर दिया था फिल्में, लाइव स्ट्रीमिंग और ये सब होती थी, मैंने नहीं देखी थी। तो ही सेड कि भाई सिनेमा हॉल अब बंद कर देने चाहिए या तो इसमें कॉरपोरेट इवेंट कर दीजिए। मैंने कहा आप क्या कह रहे हैं, आप जानते हैं, क्योंकि मैं फिल्म सेक्टर से जुड़ी हुई थी, INB में प्रमोट करती थी, मुझे मालूम है कि हर डायरेक्टर का सपना होता है कि बड़े पर्दे पे मेरी फिल्म रिलीज़ हो, लोग एक कम्युनिटी फीलिंग से देखें, पूरा परिवार या मित्र के साथ देखें, वो बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस है, उसको आप कंपेयर ही नहीं कर सकते कि मोबाइल पे फिल्म देख रहे हैं अकेले आप, बिल्कुल अलग अनुभव है। टीवी एक अलग चीज़ है, टीवी में भी परिवार मिल के देखता था, जैसे रामायण हुआ, महाभारत हुआ, बुनियाद हुआ, लेकिन फिल्म देखने का आज भी मैं कहूँगी जो सबसे अच्छा, और फिल्में बनती हैं उसी तरह से, उसका एस्पेक्ट रेशियो आप लोग जानते हैं अच्छी तरह, एस्पेक्ट रेशियो जो डायरेक्टर बनाता है, जैसे कुछ डायरेक्टर्स हैं क्रिस्टोफर नोलन, वो 2 फिल्में 2 मीडियम के लिए साथ साथ शूट करते हैं, क्योंकि वो इतना ज़्यादा टेक्निकल परफेक्शन में बिलीव करते हैं, तो एक वो बनाते हैं छोटे स्क्रीन के लिए और एक बड़े पर्दे के, तो क्योंकि उनको पता है कि मेरी फिल्म ऐसी है कि लोग देखना चाहेंगे हर सीन गौर से, तो जो मेहनती फिल्म डायरेक्टर है वो बड़े पर्दे पे ज़रूर देखना चाहता है अपनी फिल्म। अब OTT जब नेटफ्लिक्स वगैरह आया, मुझे ये भी याद है क्योंकि मैं कान फिल्म फेस्टिवल वगैरह में जा चुकी हूँ, इंडिया पेविलियन हमारा सेटअप करती थी मैं। नेटफ्लिक्स ने जब पहली फिल्म बनाई 2015 में, कैन फिल्म फेस्टिवल में एंट्री हुई, इन्होंने रिजेक्ट कर दी, बोला ये फिल्म नहीं है। उस वक्त बहुत विवाद हुआ था इस बात पे, दे रिफ्यूज टू रिकग्नाइज, दे सेड ये नेटफ्लिक्स वाली फिल्म नहीं हम मानते, इसको आप कंपटीशन में हम नहीं लेंगे। और आज पिछले 2 सालों से नेटफ्लिक्स वाली फिल्म ले रही है अवार्ड सारे फेस्टिवल्स में, तो बहुत ज़्यादा चेंज हमारे थॉट में आया है। और OTT इज़ जस्ट अ प्लेटफॉर्म कि आप छोटे पर्दे पे ऑन डिमांड, जैसे उन्होंने बताया वीडियो ऑन डिमांड पहले भी होता था मैम, एक तो लेकिन होता था DVD प्लेटफॉर्म तो वगैरह। है डेफिनेटली, हाँ। लेकिन और प्लेटफॉर्म्स को भी किल कर रहा है। जैसे कि अगर हम एक थ्रेट की बात करें तो लोग अक्सर ये चर्चा करते हैं कि सिनेमा के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट हो गया है, जो सुपरस्टार कॉन्सेप्ट बॉलीवुड का होता था वो शायद बिल्कुल किल हो गया और ख़त्म होने वाला है। उस पर मैं चाहूँगी हमारे दोनों पैनलिस्ट भी बात करें, लेकिन हाँ एक चीज़ आपने जो कहा थ्रेट की बात, देखिए पैंडेमिक ने तो हम सबको हिला ही दिया जो 2020 में मुझे याद है मार्च में हमें अपने कल्चरल प्रोग्राम सारे बंद करने पड़े थे और धीरे धीरे हॉल सब बंद हो गए, लगभग 6 महीने करीब तो कुछ भी नहीं हुआ था, कोई बाहर ही नहीं निकल रहा था, हम इतना डरे हुए थे सारे। और सितंबर के महीने में मुझे याद है हम लोगों ने ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP जिसको बोलते हैं वो बनाना शुरू किया, और लोगों को आप वापस आइए धीरे धीरे, जैसे आज इतने लोग बैठे हैं तो मुझे याद है 10 लोग आते थे प्रोग्राम में, इसी तरह सिनेमा हॉल धीरे धीरे खुले। उस वक्त OTT ने बहुत हेल्प क्यों किया मैं आपको बताती हूँ। क्लासिक्स दोबारा लोगों ने देखे जी, सारे नेटफ्लिक्स वगैरह ने अपनी लाइब्रेरी डबल कर दी इंडिया में, खास करके क्योंकि इंडिया में बहुत क्रेज़ है फिल्मों का, उनको पता है, तो उन्होंने हिंदी भाषा में, तमिल में, बांग्ला में, मैंने खुद इतनी फिल्में देखी, मैंने मलयालम फिल्में तो सारी देख डाली और इतनी पॉपुलर है, आप जिससे पूछे उन्होंने। इस 2-2.5 साल में हमने सारी अच्छी फिल्में हमें देखने को मिली, तो OTT एक तरह का बून हो गया इस पैंडेमिक में खास करके।
और अब दूसरी चीज़ है, OTT एक डेमोक्रेटिक मीडियम भी है, जो आप सही कह रही हैं कि स्टार सिस्टम को उसने एक तरह से बहुत बड़ी चुनौती दी। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की, राजेश तेलंग जी जैसे एक्टर, इनको इतनी अच्छे से मतलब OTT ने चांस दिया। जो दिल्ली क्राइम है, वो इतना ज़बरदस्त सीरीज़ है। तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू OTT फॉर दैट रीज़न कि इतने सारे अलग अलग कहानियाँ मिलती हैं ना। जैसे इन्होंने कहा कि एक वो लेडी की कहानी है जिसको बच्चा नहीं हो रहा, बहुत सारी। मैं कल ही क्रिमिनल जस्टिस एक देखा था। मैंने नॉर्वेजियन, डच, हर भाषा में OTT में सीरीज़ देखें, डॉक्यूमेंट्रीज़ जिनको रिलीज़ नहीं मिलता। आप जानते हैं कितनी अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज़ इंडिया में भी बनी है, बाहर भी बनी है, आपको OTT में बहुत सारी मिल जाएंगी। और मगर ये एक सिमिलैरिटी अगर हम दूरदर्शन और OTT की यहाँ पर बात करें तो वो जो दौर, जैसे कि अशोक जी ने कहा, बुनियाद हम लोग, उस वक्त वो नए टैलेंट को मौका देना और वो घर घर पॉपुलर होना, वो आज OTT दोबारा से कर रहा है। वो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि जो हिडन टैलेंट्स थे उनको भी मौका मिल रहा है और घर घर तक पहुंचने का मौका मिल रहा है और पॉपुलर भी होने का मौका मिल रहा है। तो ये एक सिमिलैरिटी दूरदर्शन और OTT के इस वक्त है। कंटेंट पे मैं आना चाहूँगी। अभी अशोक जी, इससे पहले का मैं आपका सेशन देख रही थी निरुपमा जी के साथ, तो उन्होंने कंटेंट जब यूज़ करा तो उसको कहा कि थोड़ा सा तुच्छ वर्ड है। मैंने कहा जी जी, मुझे बिल्कुल जी। पसंद नहीं है। और तो, मुझे लगता है थोड़ा सा वो जो demeaning है। लेखन से लेके जो हम कंटेंट तक आए, अशोक जी आप ने बहुत लेखन किया और आप अभी कह रहे थे कि मैं मिला जुला के कर लेता हूँ इससे पहले, तो वो कितना फ़र्क आया और क्यों हम अब कंटेंट को उस रिस्पेक्ट से नहीं देखते? कंटेंट कोई एक चरित्र नहीं रखता, वो विचित्र है और बहुमुखी है। तो कंटेंट कह के हम उसको सामान्यीकृत नहीं कर सकते, जनरलाइज नहीं कर सकते। सौरभ बहुत अच्छे लेखक हैं, इसके लिए वो पुरस्कृत भी हो चुके हैं। अपने लिखे हुए नाटकों का एकल प्रदर्शन मैंने इनका देखा था, इन्होंने मुझे एक पास दे दिया। मैं चमत्कृत रह गया कि एक आदमी 2 घंटे तक एकल अभिनय के साथ लोगों को बांध सकता है। बांधेगा कब? जब कंटेंट होगा। जब कंटेंट ही नहीं होगा तो सामाजिक रिश्तों पर, पति पत्नी के रिश्तों पर आपका वो अद्भुत एक अभिनय था। कंटेंट क्या है? कंटेंट वो है, वो आगे जाएगा जिसको टेक्नोलॉजी का भी सहारा मिलेगा। जब गांधी जी स्पीच देते थे तो गोल किस्म का माइक होता था, विदेशी लोग हमसे ज़्यादा पहले टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने लगते थे, वो रिकॉर्ड करके ले जाते थे, ब्रॉडकास्ट करते थे, पूरी दुनिया देखती थी उनको। गांधी जी के समय में भी दुनिया पूरी देखती थी, ओवर द टॉप थे वो, उनको सुनना पसंद करते थे, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके बाद जो टेक्नोलॉजिकल परिवर्तन आए उसमें एक जो क्रांतिकारी बदलाव आए हैं उनको थोड़ा सा समझेंगे तो कंटेंट की महत्ता और उसको पहचान जाएंगे कि एक एनालॉग युग था। एनालॉग युग में टेप घिसट के चलता था एक पहिए के चारों ओर, जो ध्वनि में मैग्नेटिक वेव्स को परिवर्तित कर देता था। फिर उसी मैग्नेटिक वेव से वीडियो बना, लो बैंड, हाई बैंड, बीटा और तरह तरह के आप सब ने इन टेप्स का इस्तेमाल करके फिल्में बनाई हैं। और वो जो ऑप्टिकल एज थी उससे पहले, जिसमें स्पर्श नहीं था, वो ऑप्टिकल एज में लाइट मारी जाती थी और सिनेमा दिखाया जाता था। वो ऑप्टिकल एज समाप्त हो गई, कैमरे बहुत अच्छे आने लगे और अब तो डिजिटल माध्यम आ गया। आपकी सारी सूचनाएं कंप्यूटरीकृत हो जाती हैं और वो तस्वीर में, ध्वनि में, कितने सारे चैनल्स के साथ, अद्भुत प्रभावों के साथ, कम प्रयत्नों में बहुत बढ़िया लाइटिंग के साथ आ जाते हैं। तो OTT को ये सारा फ़ायदा मिला है, उसने सारी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया है। दूसरी बात ये कि उसने बहुत सारी छवियां तोड़ी हैं। हम कई फिल्मों को देखने जाते थे, इंटरवल में उठ के आ जाते थे। क्यों? क्योंकि कंटेंट हमें बैठने ही नहीं देता था वहाँ। अरे यार चलो यार, बाहर निकल चलो। लेकिन OTT में ऐसा क्या है कि 10 घंटे आप देख सकते हो। भाषा, उसने भाषा ऐसी अपनाई है जो जनप्रियत्व के करीब पहुंच गई है। और इतना ही नहीं, उसने कितनी सारी हमारी भारतीय भाषाओं का उपकार किया है। आप ये क्राउन नाम का OTT पे प्लेटफॉर्म पे जो आता है, जो ब्रिटिश राजशाही का और महारानी एलिजाबेथ की पूरी कहानी बताता है, उसमें डबिंग देख लीजिए हिंदी की। डबिंग का ऐसा अद्भुत कमाल भारत में नहीं हुआ जितना
क्राउन में आपको दिखाई दे जाएगा कि वो बोलती है तो लगती है कि हिंदी के फूल झर रहे हैं। कोई भी पात्र बोलता है, कोई भी पात्र लगता है विश्वसनीय लगता है, वो लगता है कि हमारी भाषा में जैसे हमारी बात कर रहे हैं। तो ये जो बदलाव है OTT में, वो है भाषाई बदलाव, तकनीक का बदलाव, और सबसे बड़ा बदलाव जो होने वाला है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि समय हो गया है मोटेराम के सत्याग्रह का, जो मैंने कभी सफदर हाशमी के साथ भी उसमें मेरा योगदान रहा था बहुत पहले। तो ये आज और कल के समाचार पत्र पढ़ लीजिए, भविष्य आपको दिखाई दे जाएगा। इलॉन मस्क ने ट्विटर खरीद लिया है और ट्विटर खरीदने के लिए उसने 10 बिलियन डॉलर दिए हैं। और उसने आया जब अपने ऑफिस में तो वो एक सिंक लेके आया जिसमें कि ट्रैप नहीं था, पाइप में निकलने का रास्ता नहीं था, और उसने कहा कि अब इसमें सारा कचरा डाल दो, निकाल दो। निकल के कहाँ जाएगा मुझे परवाह नहीं है, लेकिन मुझे इसी सिंक होने से बचाना है आपको, कि आप डूबे नहीं। इस तरह का काम उसने किया। चीन के साथ खड़ा रहा। यूक्रेन में अपने स्टारलिंक से इंटरनेट इतना जबरदस्त दिया कि भारतीय बच्चे आने को तैयार नहीं है, बम खाने को तैयार है। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया का मना कर रहे हैं कि हम नहीं आते, हम तो डिग्री लेके आएंगे। अब डिग्री लेके आएंगे, पढ़ रहे हैं या OTT देख रहे हैं, कौन देख रहा है ना? तो OTT क्या है, हमारे हृदय पर राज कर चुका हुआ है, ओवर द टॉप इसलिए है क्योंकि वहां जीवन की समानांतरता बहुत ज्यादा है। फिल्म के साथ जो वो कलाकार NSD के और मंजे हुए श्रेष्ठ कलाकार जिनको ग्लैमर में नहीं जाना है, उन्हें जिंदगी में कौन मर रहा है इसमें जाना है। जो ग्लू हो गया है, चिपक गया है। जज साहब वैसे नहीं बनेंगे कि हथौड़ा लेके और सफेद नकली बाल लगा के बैठेंगे और उनके शॉट लिए जाएंगे, जिसका रजत अभी तक प्रयोग कर रहे हैं। वो भी रजत शर्मा रोजाना अदालत में वैसा ही सीन दिखा देते हैं, पुराना अदालत नाम की फिल्म जैसा। लेकिन इनकी अदालत में जाओ, एक अंगोछा इनका ऐसा प्रॉपर्टी है, हरा पसीना आया, गुस्सा निकाला, यहाँ किया, अपना टिफिन निकाला, उसमें छोले खाए, सुन भी रहे नहीं भी सुन रहे हैं, लेकिन सब सुन रहे हैं। जब बोलेंगे तो रस घोलेंगे, जब बोलेंगे तो निर्बल के पक्ष में, दबे हुए के पक्ष में, कुचले के पक्ष में, सताए हुए के पक्ष में बोलेंगे। अंधेरी निम्न कक्षाओं में इनका मन रहेगा, सुनहले ऊर्ध्वासन के दबाते पक्ष में नहीं रहेगा। तो ये जो एक चीज आई है, आप देखिए पंचायत देख लीजिए, पंचायत देखेंगे तो आप कमाल, उसमें कोई गाली नहीं है, कमाल का वो है। और दूसरा एपिसोड आ गया, फैसल मलिक ने क्या काम किया, दूसरा सीजन आ गया, तीसरे पे काम हो रहा है। गुल्लक उनका आ गया, गुल्लक तो 10 की रेटिंग में आ गया उनका, कि 10 जो OTT प्लेटफॉर्म पे चलने वाले कार्यक्रम हैं उनमें गुल्लक भी आ गया। फिर इधर जामतारा में आप देखिए, या महारानी देखिए, महारानी क्या उसने बिहार की राजनीति को सामने ला दिया है। और गालियां जो हैं, देखो बाबा नागार्जुन ने एक बार मुझसे कहा था कि अशोक, ये जो तुम चौराहे पे सुनते हो ना, बोल के बताओ जरा। मैंने कहा बाबा मुझसे न बोले जाएंगे, मथुरा से आया हुआ ब्राह्मण पवित्र संस्कारों वाला, ये नहीं बाबा अपनी कविता सुन लो मेरी। ना कविता नहीं, बोलना पड़ेगा। जो तुम्हारे कान में जाता है, मुख शुद्धि करना अनिवार्य है, तुम करो। अब पीछे ही पड़ गए साहब, पीछे पड़ गए। और मैं 10-15 मिनट तक उनसे वार्तालाप करता रहा, और गालियों के जो विशुद्ध देसी संस्करण होते हैं जिसमें कोई गाली नहीं होती है, जैसे बहुत शालीनता से बात को कह दिया जाता है, सुना बहुत कुछ था लेकिन मुख से नहीं निकाला था। तो जब बहुत ज़्यादा पीछे पड़ गए, मैंने जी ठोस गाली दी, अब बाबा की हवाइयाँ उड़ गई कि ये तेरे, तू पास हो गया, तू कुछ भी बोल सकता। तो OTT पे आने वाली जो गालियां हैं वो बाबा की वही हैं। उसको जिंदाबाद रखो, कोई बात नहीं है, कोई बुराई नहीं है। मैंने 30 साल हिंदी का अध्यापक रह के बहुत आवरण ओढ़ लिए। मैंने पृथ्वीराज रासों से यहाँ तक के राशे सुना दिए बच्चों को, मुक्तिबोध को मैंने पढ़ाया बच्चों को, सरल करके पढ़ाया, हंसाते हंसाते पढ़ाया, लेकिन गालियों का प्रयोग कभी मेरी ज़बान पे नहीं आया। अब तो मास्टर भी OTT पे गाली दे के बच्चों से बात करते हैं
तो उस को शब्दांतरित होने में अगर कोई कठिनाई आ रही है तो अपने कानों में फिल्टर लगा लीजिए, अनदेखा करिए, मत सुनिए, लेकिन चित्त को मत जलाइए, जी को मत जलाइए, सच्चाइयों के करीब रहिए और देखिए कि ये कितना सशक्त और स्वाभाविक अभिनय हमारी ज़िंदगी में आ रहा है और हम देख रहे हैं अपने घर पे बैठे। मैं जब भी कोई नई सीरीज आती है OTT पे, मैं सुबह से लेके रात से लेके सुबह तक और शायद नाश्ते के टाइम तक ख़त्म कर देता ऐसी दीवानगी रहती है। पूरा क्राउन कर दिया, अब ये जामतारा का भी सीजन आ गया, महारानी का भी आ गया और OTT प्लेटफॉर्म पे क्या क्या नहीं आया। मेरे दामाद ने खुद ब्रीद में साउंड की थी डेविड ने, और अद्भुत है। और उसमें अच्छाई ये है कि धन उतना है जितना आपको चाहिए, उतना अभाव नहीं है। जिन अभावों में हमने बोल बसंतो बनाई, गुलाबड़ी नाम की फिल्म बनाई या बुआ भतीजी बनाई, ये सारी फिल्में हमने उससे आस्था से बनाई और जन कल्याण के लिए बनाई। अब जन कल्याण की ऐसी तैसी इलन मस्क ऊपर से आपको बैंडविड्थ दे रहा है, एक साथ 10 डाउनलोड कर सकते हैं सीजन और जहां चाहें बिना रीजन देख सकते हैं सारी रंगीनियां, सारी संगीनियां और सारी सर सवाल मेरे महफिलें। बहुत सारे गालियों, रंगीनियों, संगीनियों सब पर थे जो कि मुझे करने थे, लेकिन रंजीत से मुझे इशारा मिल चुका है। अब ये सेशन और लंबा होना चाहिए था, बहुत सारे सवाल रह गए। आखिरी सवाल मैं राजेश जी से ये करना चाहूँगी, जो अभी हमने बस ऐसे ना छेड़ा बोल था। पाऊंगा भाई। बोलो, वो सवाल भी मत क्या बोलना है, कुछ भी बोल दूं। नहीं मैं पूछ रही हूँ सवाल के, जो अभी हमने बात छेड़ी थी कि कहीं ना कहीं सिनेमा को एक थ्रेट है। इसको आप OTT जी OTT की वजह से बड़े पर्दे को एक थ्रेट है। सुपरस्टारडम खत्म होने वाला है। नहीं, सुपरस्टारडम खत्म हो जाए वो अच्छी बात है, लेकिन वो व्यावसायिक OTT चीज का है, सुपरस्टारडम उसका फॉर्म से ताल्लुक नहीं है जहां तक मेरा ख्याल है। तो OTT और सिनेमा चलेगा, दोनों साथ चलेंगे, दे विल एग्जिस्ट ब्यूटीफुली, मुझे लगता है को एग्जिस्ट ब्यूटीफुली। क्योंकि सिनेमा एक अलग चीज़ है, सिनेमा नाटक की तरह है, वो एक रिचुअल है, वहाँ जाते हैं हम। डेटिंग के लिए आप कहाँ जाएंगे, सिनेमा जाएंगे ना। तो वो एक उसका मज़ा अलग है सिनेमा जाने का। लेकिन OTT एक अलग चीज़ है। मैं इसको इस तरह से देखता हूँ जैसे सिनेमा एक कम्युनिटी व्यूइंग है जिसमें हम सब लोग जाते हैं। दूरदर्शन एक या टेलीविज़न एक फैमिली व्यूइंग है जिसमें हम पूरा परिवार बैठ के देखता है। OTT अकेले देखने की चीज़ है, और ये सारी अपने चीज़ें कमरों अलग में हैं अलग-अलग। और इसलिए अलग अलग चलेंगी, ये लगता है मुझे। चलिए सवाल बहुत जी ज़रूर इसका जवाब मैं आपको जरूर देना चाहूंगा। जी। मैं आजकल बड़ा कमाल का दौर है, सब कुछ खतरे में है। आजकल सब कुछ खतरे में है ना। समाज खतरे में है, रिलीजन खतरे में है, भाषा खतरे में है, कल्चर खतरे में है। यहाँ आके मैं सुन रहा हूँ सिनेमा खतरे में। मैं सिनेमा में रोज जीता हूँ, हम कभी नहीं कहते हम खतरे में हैं। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। अरविंद जी भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। अब अगला स्टेज पे आने की बारी उनकी है। मैं बहुत शुक्रिया आप सभी। एक छोटा सा सवाल था आपसे, एक छोटा सा सवाल था बस, खाली इतना। जब रंजीत जी ने आपको आके कहा कि अब ये सेशन ख़त्म करिए, तो उन्होंने क्या OTT की भाषा का इस्तेमाल किया था? नहीं नहीं कहते नहीं। देखिए राजेश भाई भी हमारे साथ रहेंगे और सौरभ जी भी कल हमारे साथ 2:15 बजे से रहेंगे। तो आप लोग भी टाइमली आ जाइएगा, नहीं फिर 2-3 बजे वो निकल जाएंगे, 4 बजे फिर आप लोग रह जाएंगे। अच्छा सुन, क्या बोलना था? अच्छा हाँ मैम आ जाइए ज़रा, वो हमको देना। अतुल जी आप भी आ जाइए। हाँ अभिनव अमरीश जी आइए आइए। अरे इसी में पहले आप में चला जाएगा वक्त। आइए आपने कन्फेक्शनरी मांगी सर, मैं 2 दे देता हूं। हाँ एक और ले लीजिए। हाँ हाँ इसमें टॉफ़ी भी हैं। हाँ सबके लिए हैं, आइए। अच्छा ये उज़मा जी आइए मैम ज़रा तस्वीर ले लें। वो
क्योंकि यहाँ पे सारे लेखक मौजूद हैं, तो मैं ये पूछना चाहूँगी सौरभ जी और राजेश जी, दोनों चीज़, आपको लेखन ज़्यादा पसंद है या एक्टिंग? क्योंकि आप दोनों ही लिखते हैं। क्या बोलूं, माँ ज्यादा पसंद है या बीवी? नहीं, मैं तो इसी कंफ्यूजन में जी रहा हूँ और उसमें जीना चाहता हूँ।